जय हिंद दोस्तों। एनईपी 2020 का ऐसे कुछ पॉइंट्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और इस टॉपिक से हर बार पेपर में सवाल आते हैं। जैसे कि त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, एफएलएन क्या है, निपुण भारत मिशन क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले। मुझे आप 15 से 20 मिनट दीजिए, पूरा कवर कर दूंगा। इसके साथ साथ नोट्स भी आपको हर क्लास का प्रोवाइड हो रहा है। ये नोट्स का प्रोसेस भी आपको हर क्लास में मैं बताता हूँ, ये भी मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, ये जो फ्री सीडीपी की क्लास ले रहा हूँ उसमें इतने सारे क्लास आपके ऑलरेडी डल चुके हैं। यहाँ पर देखो, एनईपी 2020 का एक वीडियो पहले ही डल चुका है, ये वीडियो जरूर देखना आप। ये एनईपी 2020 की श्रृंखला में ये आज दूसरा वीडियो है जो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। उससे पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सबको दे देता हूं। नोट्स डाउनलोड करने का ये प्रोसेस है जो मैं शुरू में ही बताता हूं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, यहां पर फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाना और फ्री सीडीपी नोट्स ये वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको हर क्लास का मैं जो करवा रहा हूं सीरीज, उसका नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और शिक्षक भर्ती के सभी कोई प्रकार के कोर्सेस आपको उपलब्ध हैं। केवल सीडीपी का कोर्स लेना चाहते हो तो 399 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। सीजीपीएससी नॉलेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। शिक्षक, कला संकाय, सहायक शिक्षक, ये सारा आपको जो है प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए अब आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पिछला वीडियो भी जाके जरूर देख लेना। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है त्रिभाषा फॉर्मूला, जिसको कहते हैं ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये है क्या चीज? तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में ये बताया गया है कि हर बच्चे को अब 3 भाषा में पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। लेकिन ये 3 भाषा कौन कौन सा होगा ये फिक्स नहीं किया गया है। इसमें लचीलापन जो है, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन की पॉइंट है, वो याद रखना। लचीलापन मतलब स्वतंत्रता दी गई है कि आप भाषाओं को चूज कर सकते हो। तो वो कैसी भाषा होगी, आप ध्यान दो कि अब यहाँ पर ये जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उसमें अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं आपको। विद्यार्थी को 3 भाषा सीखने का अवसर मिलेगा, लेकिन तीनों भाषाएं पहले से निर्धारित नहीं है, ये पॉइंट याद रखना। कम से कम 2 भाषाएं, देखो 3 भाषा सीखने की स्वतंत्रता होगी, कोई भी 3 भाषा चूज करके बच्चा सीख सकता है। लेकिन वो के 2 ऐसे कंपलसरी, एक चीज कंपलसरी रखा गया है, क्या? कम से कम 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं होनी चाहिए 3 में से, और एक फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है। तो कम से कम 2 भाषाएं भारत की मूल भाषाएं होगी। मैं एग्जांपल भी आपको सब समझाऊंगा। किसी विशेष भाषा को विद्यार्थी पर थोपा नहीं जाएगा। मैंने बताया आपको, कोई भी लैंग्वेज थोपा नहीं जाएगा। अभी तो क्या है, या तो हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, लेकिन अब स्वतंत्रता होगी अपने हिसाब से भाषा को चूज करने का। संस्कृत भी विकल्प के रूप में शामिल रहेगा। अब संस्कृत को भी एज अ विकल्प, एज अ ऑप्शनल आपको बच्चे को दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वह संस्कृत को एज अ सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है। और भाषाओं के चयन में राज्य, क्षेत्र और विद्यार्थी की पसंद को लचीलापन दिया गया है। ये मैंने बताया कि लोकल राज्य के हिसाब से, क्षेत्र के आधार पर सब बच्चों को क्या दिया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। अब ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, 3 भाषा में बताया गया है, अगर 3 भाषा, तो ध्यान देना कि 3 भाषा में होगा क्या कि यहां पे 3 भाषा में आप ध्यान रखिएगा, एक भाषा जो होगी, ये एक भाषा, 3 भाषा पढ़ना है बच्चों को, 1 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा। ये 3 भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन इनमें से कोई 2 जो है वो भारतीय भाषा होना अनिवार्य है। अब एक भाषा क्या है बच्चे को? क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा या इसी को कहा जाता है मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा में पढ़ना हो। मातृभाषा क्या होती है? जैसे कि आप कह लीजिए कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। अब छत्तीसगढ़ में आपस में जैसे बस्तरिया, बस्तर में बस्तरिया चलता है, सरगुजा में सरगुजिया चलता है, तो छत्तीसगढ़ ही जरूरी नहीं है। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का मतलब यह है कि वो लोकल में जो बोलचाल की भाषा है, इसी को बोलचाल की भाषा भी कहा जाता है, जो उस क्षेत्र में प्रचलित है, जो सामान्य बोलचाल में उपयोग की जाती है, उस भाषा में बच्चे को पहला जो है वो पढ़ाया जाएगा। ऑप्शनल, बच्चा चूज कर सकता है उसको, लेकिन टीचर को भी ऐसा ट्रेनिंग दिया जाएगा कि उसको स्थानीय भाषा आती हो। अब वो पढ़ाने का मतलब ये है कि टीचर को ये पता हो, मान लो जाए अगर वो इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है तो उसको वो क्षेत्रीय भाषा में समझा सके, इतनी क्षमता टीचर के ऊपर डेवलप की जाएगी। जैसे कि गोंडी है, अब टीचर को जो है जिस क्षेत्र में, जिस एरिया की क्षेत्रीय भाषा गोंडी है, अगर कोई भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है उसको गोंडी में वो ट्रांसलेट करके बता सके, मतलब समझाने के लिए गोंडी का उपयोग कर सके, तो ये कम्युनिकेशन की भाषा रहेगी एक तरीके से। दूसरा एक ये है कि 22 भाषाएं, संविधान की जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का यूज किया गया है। तो इस 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा को दूसरा एज सब्जेक्ट के रूप में बच्चा जो है वो पढ़ सकता है। और तीसरा जो है वो विदेशी भाषा, विदेशी भाषा
फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंच है, जैपनीज है, ये सब भाषा जो है वो बच्चा तीसरे भाषा के रूप में पढ़ेगा। तो मैंने क्या बताया, ये पहली बात तो इसमें कोई भी कंपलसरी नहीं बोला गया है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि कम से कम 2 भाषाएं क्या होनी चाहिए, भारतीय भाषा के रूप में होनी चाहिए। तो एक क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा हो जाएगी और दूसरा 22 भाषा हो जाएगी। अब संस्कृत को ऑप्शनल के रूप में रखा गया है, तो आप संस्कृत क्योंकि भारतीय भाषा है इसलिए आप दूसरी भाषा के रूप में पढ़ो, चाहे पहली भाषा के रूप में पढ़ो। और तीसरी जो होगी वो भारतीय भाषा जरूरी नहीं है, आप फॉरेन लैंग्वेज में इंग्लिश, फ्रेंच, जैपनीज कुछ भी पढ़ सकता है बच्चा। तो इस तरीके से ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला यानी 3 फॉर्मूले को बताया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, पहला बच्चे के रूप में हिंदी भी चुन सकता है, दूसरा संस्कृत भी चुन सकता है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हिंदी भारतीय भाषा रहना जरूरी है, 2 भाषा, और उसके बाद तीसरा अंग्रेजी, तो ये फॉरेन लैंग्वेज हो गया, है ना। अब देखो, पहला तमिल भी चूज कर सकता है मातृभाषा के रूप में, क्षेत्रीय भाषा के रूप में, दूसरा हिंदी चूज कर सकता है क्योंकि ये भी भारतीय भाषा है, और तीसरा अंग्रेजी चूज कर सकता है, जैपनीज चूज कर सकता है, फ्रेंच चूज कर सकता है जो मॉडर्न लैंग्वेज है, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज है, मॉडर्न लैंग्वेज है वो। तो इस तरीके से बच्चे के पास एक पैकेज के रूप में 3 भाषाएं बच्चे को पढ़नी है, जिसमें से 2 जो होगी वो भारत की होंगी। ये हो गया आपका ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला। याद रखना, क्षेत्रीय भाषा जो रहेगी, ऐसा नहीं है कि पूरे बुक को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट करा जाएगा, ऐसा नहीं है। इतना बस है कि पहला मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा जो मैं बताया, जैसे गोंडी है तो गोंडी में से साइंस को गोंडी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। गोंडी टीचर को जो पहली भाषा होगी वो कम्युनिकेशन की भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा टीचर को आना चाहिए कि वो बता पाए क्लासरूम में, ठीक, ये है। अब देखो यहां पर मैं आपको समझा दिया हूं, देखो ये वाला लिखा हो 3 भाषा सीखनी होगी, 2 भाषा जो है वो भारत की होनी चाहिए। बहुभाषिकता मतलब कई भाषाओं का ज्ञान या प्रयोग। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में 3 भाषा सीखेंगे, कम से कम 2 भाषाएं भारत की होनी चाहिए। भाषा थोपी जाएगी क्या? नहीं थोपी जाएगी। मातृभाषा में शिक्षण कम से कम 5वीं कक्षा और अधिकतम 8वीं तक और आगे भी उसको कराया जाना है। तो याद रखना, मातृभाषा का जो पढ़ाना है बच्चे को वो कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 5वीं कक्षा तक बोला गया है, और उसको बढ़ा के 8वीं भी किया जा सकता है और उसको आगे भी किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 5वां और 8वीं तक उसको पढ़ाया जाना बोला गया है, ऐसा एनईपी में। तो ये भी आपको एज अ ऑप्शनल कूट वाले सवाल में पूछा जा सकता है। क्यों मातृभाषा शिक्षण कराया जा रहा है? तो पहला ये पॉइंट है कि बच्चे अपनी मातृभाषा या घर की भाषा में जल्दी और अच्छे तरीके से समझते हैं। बच्चों का बेस जो होता है वो मजबूत होता है मातृभाषा में और घर की भाषा में। और जब बच्चा, एक बार कहा जाता है, ऐसा साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च किए तो पता चला कि जो बच्चे की मातृभाषा एकदम स्ट्रांग है ना, वो कोई भी भाषा को जल्दी सीख सकता है। इसलिए मातृभाषा में बच्चों को इनिशियल स्टेज में पढ़ाना बहुत कारगर सिद्ध होता है। ठीक, सोचने समझने और अभिव्यक्ति की क्षमता भी मातृभाषा में पढ़ने से, लोकल लैंग्वेज में पढ़ने से विकसित होती है और आगे की पढ़ाई के लिए मजबूत एक बेस तैयार होता है। मतलब बच्चे को भाषा से संबंधित दिक्कतें अगर शुरुआत में वो क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाई कर रहा है तो नहीं होगी। शुरू से उसको इंग्लिश पढ़ाना चालू कर दिया तब समस्या होगा। तो ये चीज जो है वो आप याद रखिएगा, जो इसमें से पॉइंट्स हैं त्रिभाषा फॉर्मूले में, इससे बाहर का पॉइंट आपको नहीं पूछा जाता, इसमें से ही पेपर में पॉइंट्स आते हैं। अब त्रिभाषा फॉर्मूले के बाद अब हम लोग देखते हैं FECCE। ECCE क्या है? ECCE क्या है? ECCE होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म भी पेपर में आया है शिक्षक भर्ती में, तो इसको याद रखिएगा आप। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। तो ये जो एक ECCE है वो कब काम आती है? ये काम आती है जब बच्चा आंगनबाड़ी स्कूल में जाता है, प्री स्कूल में जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जरूर देखिएगा आप लोग वो वीडियो जाके, CDP का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें पहली स्टेज क्या बताया था? फाउंडेशन स्टेज, यानी प्रारंभिक जो नींव जो स्तर होती है वो। तो फाउंडेशन स्टेज में बच्चा कहाँ पढ़ता है? तो फाउंडेशन स्टेज में बच्चा 3 साल में प्रवेश करता है और 3 साल में प्रवेश करके 3 साल तक वहां पढ़ता है। कौन सा? आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में। तो वही 3 साल के दौरान जब बच्चा पढ़ता है ना, तो वहां पर ECCE काम करती है। ECCE क्या करेगी? उस बच्चे का क्या करेगी? देखभाल करेगी और उसको शिक्षा देगी। तो यही काम होता है ECCE का। ये कब काम करती है? आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के टाइम पीरियड पे काम आती है। तो यहाँ पे देखो इसका फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है ना। इसके बाद कब काम आएगी ये आएगी 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए। 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा कहाँ रहता है? तो 3 से 6 वर्ष का बच्चा आंगनबाड़ी स्कूल में रहता है। आंगनबाड़ी में, या इसको प्री स्कूल बोल लो या बाल वाटिका में बोल लो। तो यहाँ पर बच्चों को खेल खेल में चीजें सिखाना और इनका ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना, ये ECCE का काम होता है, मेन काम। ठीक, मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अगले वीडियो में जब मैं आऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि
360 डिग्री इवेल्युएशन क्या होता है, 360 डिग्री डेवलपमेंट क्या होता है, परख पोर्टल क्या होता है, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। एबीसी कार्ड क्या होता है, ये सब चीजें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, तो देखना मत भूलना। दूसरा भाषा का विकास, तो भाषा का विकास जो है वो बच्चे के अंदर जो होता है वो इसी के ड्यूरेशन में भाषा का विकास मतलब करना भी, मतलब बच्चे को तो पढ़ाना ही ना लोकल लैंग्वेज में, तो भाषा का विकास करना, संज्ञानात्मक विकास करना, सामाजिक और भावनात्मक सोशल और इमोशनल स्किल्स डेवलप करना और शारीरिक विकास करना, ये ईसीसीई का मेन जो है वो उद्देश्य है। इसके अलावा क्या तरीका अपनाता है ईसीसीई पढ़ाने के लिए बच्चों को आंगनबाड़ी में, तो प्ले बेस्ड लर्निंग, खेल आधारित शिक्षा का प्रयोग किया जाता है इसमें, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि ऐसा चीजें सिखाने के लिए एक्टिविटी करवाई जाती है, खेल खेल में ऐसी गतिविधियां कराई जाती हैं जिससे बच्चे रंगों को पहचानना सीख जाएं, गिनती करना सीख जाएं, ये सब चीजें सीख जाएं। स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी के माध्यम से बच्चों को इसमें इस स्तर पे सिखाया जाता है, कहानी पढ़ा पढ़ा के बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है, क्या सही है क्या गलत। और टॉय बेस्ड पेडागोजी मतलब कि क्या, बच्चों को ऐसा वो खिलौना होता है ना जिसमें खेलते हैं बच्चे, तो खिलौने के माध्यम से बच्चों को चीजों को सिखाया जाता है, इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है स्कूल के प्रति। जो बच्चे भागते हैं, जो बच्चे पढ़ने से डरते हैं, उनको मजा आने लगता है स्कूल में, और तब वो प्रवेश करते हैं फिर कक्षा 1 और कक्षा 2 में। तो जो पहला स्टेज होता है फाउंडेशन स्टेज, उसमें 3 साल का आंगनबाड़ी और 2 साल का कक्षा 1 और कक्षा 2, यही तो समझाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसमें देख लीजिए, उद्देश्य केवल पढ़ाना लिखाना नहीं बल्कि बच्चे का समग्र विकास करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, बच्चे की आगे शिक्षा की मजबूत नींव तैयार करती है, क्योंकि लैंग्वेज यही लोग सिखाते हैं। अब ईसीसीई केयर और एजुकेशन मतलब देखभाल करना है और शिक्षा देना है उसके साथ। तो ये हो गया आपका ईसीसीई, इसका फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखना, इसका उद्देश्य वगैरह ध्यान रखना, आपका काम बन जाएगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है एफएलएन, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, एफएलएन का फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका हिंदी में मतलब होता है मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। इसमें 2 चीज है, एक तो चीज बताया गया है लिटरेसी और दूसरा न्यूमरेसी। तो बताओ मेरे को साक्षरता का मतलब क्या होता है और संख्यात्मक ज्ञान का मतलब क्या होता है। तो साक्षरता का मतलब क्या होता है, साक्षरता का मतलब कोई बच्चा साक्षर है यदि उसको पढ़ना लिखना और समझना आता है, तो इसका मतलब होता है लिटरेसी, यानी कि साक्षर, पढ़ना लिखना समझना। तो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 2 चीजों का यहाँ पे डेवलप करना है, एफएलएन का उद्देश्य जो है वो एफएलएन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कई बार इसका अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे सीटेट में देख लो, सीजीटेट में देख लो, तो अलग अलग एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म आया हुआ है। तो यहाँ पे पढ़ना लिखना और समझना। न्यूमरेसी का मतलब होता है संख्या ज्ञान, बुनियादी गणितीय क्षमता। संख्या ज्ञान का मतलब संख्याओं की पहचान, गिनती, क्रम और तुलना, मतलब कौन सी संख्या कितनी है, गिनती सीखना, कंपेयर करना, संख्याओं की पहचान करना। और इसके अंतर्गत बेसिक मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, इसका मतलब होता है जोड़ घटाव गुणा भाग और समस्या प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब सीख जाना। तो कुल मिला के फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का उद्देश्य क्या है, बच्चों को पढ़ना लिखना समझना सिखाना, और दूसरा संख्याओं का ज्ञान देना और जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी बेसिक चीजें बच्चों को सिखाना। ये फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का उद्देश्य है। ये क्लियर हो गया आपको, ये 6 चीजें आप याद रखना, आपको आसानी से बन जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में एकदम कंफर्म बता रहा हूं, यहीं से सवाल आता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि ये एफएलएन का लक्ष्य क्या रखा गया है, टारगेट एनईपी 2020 में। जहां जहां पे टारगेट शब्द आया है ना, उसको अच्छे से याद रखना आप लोग। जैसे कक्षा 3 के अंत तक, लास्ट तक, कक्षा 3 तक बच्चे के को एफएलएन फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी प्राप्त करने में सक्षम बनाना एनईपी 2020 का लक्ष्य है। कक्षा 3 तक बच्चा कौन से उम्र में पहुंचता है, देखो 3 साल की उम्र में प्रवेश करेगा, 4, 5, 6 साल की उम्र में वो आंगनबाड़ी से निकलेगा, फिर 7 साल 8 साल 8 साल तक वो क्या रहेगा, पहली और दूसरी कक्षा कंप्लीट कर दिए रहेगा, और 9 साल में वो प्रवेश करेगा तीसरी कक्षा में। तो तीसरी कक्षा में तक उसको क्या करना है, या तो साल में कन्वर्ट कर लो या तो कक्षा 3 तक उसको क्या करना है, एफएलएन मतलब बुनियादी साक्षर बनाना है और उसको संख्यात्मक ज्ञान देना है। ऐसा देखा गया कि 8वीं तक के बच्चे 70 to 80% बच्चे भारत के ऐसे हैं, जब सर्वे किया गया तो, कि उनको बेसिक संख्यात्मक गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं आता। 8वीं तक के बच्चों को वैसे भी पास करके निकाल देना है, तो बच्चों को 8वीं तक के बच्चों को बेसिक गुणा भाग भी नहीं आता, इसलिए इसको चालू किया गया है एफएलएन को, कि 8वीं कक्षा तक के बच्चे को बेसिक न्यूमरेसी का तो ज्ञान होना चाहिए। ठीक, क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा शुरुआती कक्षाओं में पढ़ना समझना बुनियादी गणित की चीजें नहीं पता होगा तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। आगे के बच्चे आगे का टीचर जो देखेगा उसको आगे की चीजें पढ़ानी है, बच्चे को जोड़ना घटाना थोड़ी सिखाते रहेगा। तो ये
आगे की शिक्षा की मजबूत नींव तैयार होती है, ये उसका एफएलएन के फायदे हैं। पढ़ने की आदत और समझ विकसित होती है, गणित के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता है, सीखने की गति बेहतर होती है और भविष्य में अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो ये हो गया आपका एफएलएन, फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी। कक्षा 3 तक के बच्चे को साक्षरता का ज्ञान देना और उसके साथ साथ जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे संख्यात्मक ज्ञान प्रोवाइड कराना, ये एफएलएन का मुख्य उद्देश्य है। अब निपुण भारत कुछ नहीं है, निपुण भारत एफएलएन को अचीव करने के लिए, एफएलएन क्या है, बच्चे को साक्षर बनाना और उसके भीतर संख्यात्मक ज्ञान पैदा करना। अब निपुण भारत मिशन एफएलएन का जो टारगेट है कि कक्षा 3 तक के बच्चे को मतलब साक्षर बनाना और संख्यात्मक ज्ञान देना है, निपुण भारत मिशन उसी को पूरा करने के लिए एक मिशन के रूप में चलाया गया है, वही निपुण भारत मिशन है। निपुण भारत मिशन में कुछ और नहीं पढ़ना है, निपुण भारत मिशन का अर्थ केवल एक है कि एफएलएन का टारगेट को पूरा करना। एफएलएन का टारगेट को पूरा करना मतलब कक्षा 3 तक के बच्चे को संख्यात्मक ज्ञान दे देना, यह निपुण भारत मिशन के तहत लक्ष्य रखा गया है और वही निपुण भारत मिशन है। निपुण का फुल फॉर्म क्या है, यह याद रखना, पेपर में आता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। कहां गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये फुल फॉर्म है इसका, याद रखना है इसको आपको। एन का है नेशनल, आई का है इनिशिएटिव, पी का है प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, ठीक, इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसका फुल फॉर्म एक बार याद कर लेना, तो पेपर में आया तो बन जाए आपसे। तो निपुण भारत का उद्देश्य, मिशन है, निपुण भारत एक मिशन है जो एफएलएन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चालू किया गया है। कब शुरू हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई 2021। कब चालू हुआ निपुण भारत मिशन, जुलाई 2021। शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम क्या था, सब लोग कमेंट करके बताना। मैं पिछली वीडियो में बताया हूं, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख लेना और बताना, इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब लोग इसका नाम बताना, शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या था इसके पहले, एनईपी 2020 कहने के पहले। मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी बच्चों को ग्रेड 3 के अंत तक आवश्यक आधारभूत दक्षताएं, फंडामेंटल स्किल प्राप्त करना। टारगेट ईयर क्या है, एनईपी 2020 का मूल लक्ष्य 2025 था, एनईपी 2020 का, ये 2025 जो लिखा हुआ है ना, मतलब एनईपी 2020 को 25 तक लागू करना था, उसका लक्ष्य नहीं हो पाया, अभी भी चल रहा है, ये लक्ष्य को बढ़ाया गया है। अब निपुण भारत मिशन का वर्तमान लक्ष्य 26-27 तक ग्रेड 3 तक के बच्चों को एफएलएन दक्षता हासिल करना, मतलब फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी की दक्षता को हासिल करना। 2026-27 जो करंट रनिंग ईयर है तब तक उन लोगों को दक्षता हासिल करना है। बाकी यहाँ पे एफएलएन क्या है इसके बारे में दिया गया है, तो मैं ये आपको पूरा समझा चुका हूँ। एफएलएन और निपुण भारत में क्या अंतर है ये मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। एफएलएन ये बताता है कि क्या हासिल करना है, क्या हासिल करना है, बच्चों को पढ़ना लिखना समझना सिखाना है, और क्या सिखाना है, इन लोग को मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाना है। निपुण भारत मिशन क्या करता है, निपुण भारत मिशन कैसे हासिल करना है, ये मिशन के तौर पे चलाया जा रहा है। ये निपुण भारत मिशन ये बताता है कि कैसे हासिल करना है, और राष्ट्र, ये एक तरीके का राष्ट्रीय मिशन है और ये टारगेट है, क्या हासिल करना है ये है, और ये एक तरीके का मिशन है। ईसीसी, आज के वीडियो में मैं जो आपको बताया एक बार समराइज कर देता हूं। ईसीसीई क्या है, ईसीसीई है शुरुआती बाल्यावस्था और शिक्षा, इसका मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब शुरुआत में आंगनबाड़ी में क्या व्यवस्था करनी है। एफएलएन क्या है, पढ़ना समझना, बुनियादी गणित, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और निपुण भारत मिशन क्या है, एफएलएन को टारगेट को पूरा करने का जो मिशन है उसको निपुण भारत मिशन बोलते हैं। ग्रेड 3 तक मतलब कक्षा 3 तक एफएलएन को अचीव करने का टारगेट रखा गया है, और निपुण भारत मिशन का टारगेट ईयर है 2026-27। ये पीला वाले पिन पॉइंट को जरूर पढ़िएगा, और यही आज की पूरी वीडियो का समराइज है, सार है। तो मैं आपको आज के वीडियो में 3 चीजें बताया, एक तो ट्राई लैंग्वेज फार्मूला बताया, एक तो बताया आपको एफएलएन क्या होता है ना, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला बताया, ईसीसीई क्या होता है ये बताया, और क्या बताया, एफएलएन समझाया, और निपुण भारत मिशन। 4 चीजें मैं समझाया। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आऊंगा तो वहां पर मैं आपको 360 डिग्री इवेल्युएशन समझाऊंगा, एबीसी कार्ड क्या होता है, स्कोर क्या होता है ये समझाऊंगा। इसके अलावा परख पोर्टल क्या होता है, परख क्या चीज़ है वो समझाऊंगा। और अगली क्लास में जो पूरे एनईपी के जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग सीरीज चला रहे थे उसका अगला वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा, और उसके बाद मैं इसको एमसीक्यू भी आपको करवा दूंगा। अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, आपको इसी तरीके के और वीडियो चाहिए, तो जोर शोर से आप सब इसको शेयर करें। आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, आपके लाइक्स मैं देखता हूं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप इस
तरीके से समर्थन करते हैं। हम लगातार, मैं आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर करके आपको पूरा नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ एप्लीकेशन पे जाके, तो आप भी सहयोग करिए, आप भी थोड़ी मेहनत करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मैं भी आगे मोटिवेट होके और इसी तरीके से वीडियो बना सकूं। मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारी इस क्लास से जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।